नमस्कार साथियों, मैं बलबीर सिंह कौरव। आज हम एक नए वीडियो के साथ, इसके पूर्व हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं के प्रकार, इन सभी को हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी को आगे फर्दर करते हुए कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। कोशिका की संरचना और कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मीन्स जो सेल्स थी, जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इसकी स्टडी हम कैसे करें, इसके आंतरिक ऑर्गन या आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन किस टाइप से कार्य करते हैं, क्या इनकी संरचना है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके ऊपर प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएससी, एसआई, एसएससी, इन सभी में आते हैं। एसएससी के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। पीएससी प्रीलिम्स और मेंस, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो इसको स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, किस टाइप से सेल की संरचना होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये कोशिका में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल से है क्या। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं कोशिका की, तो दो प्रकार की सामान्यता कोशिकाएं थी, एक जंतु कोशिका और दूसरी थी पादप कोशिका। तो इनमें डिफरेंस हम लोग वहाँ पढ़ चुके थे कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ उन्हीं डिफरेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन है। सबसे पहले जैसे देखा हमने कि कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या होती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में जो चारों ओर इसकी आउटर कवरिंग है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। और कोशिका भित्ति का कार्य होता है किसी भी सेल को एक निश्चित या सर्टेन आकृति प्रदान करना, एक निश्चित आकार देना, ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स जिसे अपन कहते हैं अंगक, उन अंगकों को ये बांधे रखती है। एक निश्चित आकार के अंदर ही कोशिका भित्ति कोशिका के सभी ऑर्गन्स को बांध करके रखती है और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इन चार बातों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली जंतु और पादप कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल, जबकि वो गलत है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो जंतु कोशिका में है ही और पादप कोशिकाओं में भी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के जो इनर साइड में पाई जाती है वो कोशिका झिल्ली है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके जो फंक्शंस हैं वो सामान्यतः वही है जो कोशिका भित्ति के है, कि ये जो कोशिका अंगक है उन कोशिका अंगकों को बांध करके रखती है, एक निश्चित जगह पर उनको स्थान प्रदान करती है, उसी जगह पर ये बंधे रहेंगे। तो ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में बेसिक डिफरेंस था। डायग्राम के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दोनों से हम इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम जीव द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, एक तरल पदार्थ जो पाया जाता है, उस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी लाइफ एक्टिविटी है, कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सभी इसी में संपन्न होती हैं। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो वो है जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है उसको कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कोशिका का
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार इसे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका वैक्यूल्स या रिक्तिका। तो वैक्यूल्स या रिक्तिका प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कि ये जो वैक्यूल्स है या रिक्तिकाएं हैं केवल किसमें, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती है तो बहुत छोटी होती है, फंक्शनल नहीं रहती है। तो रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, एक खोखली स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है पीछे। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे रिक्तिका रस या सेल्सेट या कोशिका रस कहते हैं। दो भागों में ये बटा होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। इसके अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है वो। नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें इसको, तो जो कोशिका अंगक, अभी तो ये केवल कोशिका के बाहर का पढ़ा हमने कि कोशिका मेम्ब्रेन यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, और जो जीव द्रव है वो दो भागों में इसका डिवाइड कर दिया, एक तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। तो ये फिर आते हैं आपके मेटाबॉलिक सेल ऑर्गेनेल्स जो उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका अंगक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वेंडा ने। सी वेंडा जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बाकी इसके बहुत सारे नाम हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। माइटोज मीन्स होता है थ्रेड या धागा, कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कण या धागे नुमा रचना के रूप में पाया जाने वाला कोशिका अंगक है। अगर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये पहले हम लोग यहाँ पढ़ के देख लेते हैं, फिर डायग्राम से देखेंगे इसको। तो इसमें दोहरी झिल्ली वाला होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसमें फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं, अंगुली के समान अंदर की ओर उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टी की सतह पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें F1 कण कहते हैं और वही F1 कण मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन में कार्य करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें डीएनए तथा 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कल कोशिका में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों ही प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होता है। इसी कारण से और डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम अपना खुद का होता है इनमें, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, अर्ध स्वशासी कोशिका अंगक भी कहा जाता है। मेन जो क्वेश्चन और आता है इसका वो आता है कि ऊर्जा ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। एक अर्ध स्वशासी कोशिका अंगक, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स और ऊर्जा ग्रह, ये दो क्वेश्चन इसके काफी इम्पोर्टेंट हैं जो इसमें आते हैं किसी भी एग्जाम में। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके बाद इसे हम डायग्राम से देखते हैं कैसे। जैसे अभी हमने जिन बातों को कहा है कि दो इसके कोशिका दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये येलो से बनी हुई है, इनर मेम्ब्रेन वाइट है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें अंदर की ओर जो उभार है इसे अपन क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है स्काई ब्लू कलर का वो मैट्रिक्स कहलाता है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच को अपन कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इसके बाद जो राइबोसोम है 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। जो बातें हमारी वहाँ लिखी हुई हैं वो सारी अपन डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रिस्टी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और राइबोसोम, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या कहते हैं, कॉमन नाम इसका क्या है, तो वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह और अर्ध स्वशासी कोशिका अंगक। क्यों कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ डीएनए
एंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इन दोनों की उपस्थिति के कारण ये अपनी खुद की उत्पत्ति कर सकते हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, इसीलिए इसे अर्ध स्वशासी कोश का अंगक कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें हमें याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट कोश का अंगक हमारा आ जाता है गोल्गी बॉडी। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कोश का अंगक है। तो यहाँ क्वेश्चन एक वैज्ञानिक का आता है, खोज किसने की? तो कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्गी ने खोज के कारण ही इसका नाम गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा, क्योंकि एक जटिल कोश का अंगक था, संरचना इसकी जटिल थी, इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा गया। पादपों में और गोल्गी बॉडी के कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया। जब लाइपोकॉन्ड्रिया कब कहा जाता है? जब इसमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है। पादपों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न पदार्थ जैसे कुछ एंजाइम्स का स्राव भी इसके द्वारा होता है। इसका मेन कार्य है एंजाइम्स का सीक्रेशन, इसीलिए इसे सीक्रेटरी कोशिका अंगक भी कहते हैं, स्रावी कोशिका अंगक भी कहते हैं, और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसको कहा जाता है। कोशिका में जो परिवहन करने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ को ये नियंत्रित करती है। जैसे ट्रैफिक को नियंत्रित करने का कार्य ट्रैफिक पुलिस का होता है, उसी तरह से परिवहन का नियंत्रण कोशिका के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ये कोशिका या शरीर के कुछ अन्य अंगों का निर्माण भी करती है, जैसे शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोल्गी बॉडी के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो शुक्राणुओं के एक्रोसोम का। जो शुक्राणु का टिप होता है, शीर्ष होता है, उस पर एक्रोसोम का निर्माण करना गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कार्य है। जिस शुक्राणु एक्रोसोम का कार्य होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम बाल को रैप्चर करना या तोड़ना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट फॉर्मेशन या कोशिका पट निर्माण का कार्य भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण वर्ग हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं। एक खोज किसने की? दूसरा आपका लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, एक्रोसोम, ये सब इसी की मुख्य बातें हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। इसे अपन डायग्राम से देखते हैं किस टाइप से होता है। कुछ सेल ये टिब्यूल्स के समान संरचनाएं होती हैं। टिब्यूल साइड में फूल जाती हैं जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब यही फूला हुआ भाग अलग हो जाता है तो ये वेसिकल्स का निर्माण कर लेता है, और यही वेसिकल्स आगे जाकर के अन्य कोशिका अंगकों का निर्माण करते हैं, जैसे लाइसोसोम। तो इस तरह से कुछ लाइसोसोम वगैरह भी इससे बनते हैं, भी इसी में नेक्स्ट कोशिका अंगक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद जो अगला कोशिका अंगक आता है वो है आपका अंतः प्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इम्पोर्टेंट कोशिका अंगक है। इसकी खोज की थी K.R. पोल्टन ने 1945 में। ये भी सिस्टर्नी यानी कुछ नलिकाओं जैसे पार्टों से मिलकर के बना होता है। इसका जो कार्य है वो प्रोटीन निर्माण या परिवहन का कार्य होता है, तो इसे अपन कोशिका का ब्रिज कहते हैं। इसकी जो पोजीशन हम देखेंगे तो डायग्राम में देखते हैं जैसे इस तरह से कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक नलिका नुमा संरचनाओं का बना होता है, कुछ पतली पतली टिब्यूल्स का बना होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके ऊपर कुछ कोशिका अंगक हमने पढ़ा राइबोसोम, तो इसकी कुछ सिस्टर्नी या कुछ नलिकाओं पर तो राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ पर राइबोसोम नहीं है। यहाँ स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, इन पर राइबोसोम है। तो इस तरह से ये दो भागों में बंट जाता है। एक हो जाता है ग्रेन्यूलेटेड, एक होता है एग्रेन्यूलेटेड, यानी रफ और स्मूथ, चिकने और खुरदरे। कई नाम इसके हम याद कर सकते हैं। तो जो रफ होगा, रफ कौन सा होगा? जिस पर राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम युक्त या खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं या प्रोटीन निर्माण का कार्य हमारी बॉडी के अंदर करती हैं। और स्मूथ ईआर ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं
जो वसा का निर्माण करती हैं। जैसे कोई हमारी थ्रोट है, गर्दन वाला भाग है या शरीर का बहुत चिकना भाग है, उस जगह पर स्मूथ ईआर पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमारी देखो लिखी हुई भी हैं इसमें, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये स्मूथ। और ग्रेन्युलेटेड पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको अपन सेल्स का ब्रिज कहते हैं। ग्रेन्युलर जो ईआर होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और स्मूथ जो होता है वो ग्लूकोज और इसका संग्रह भी ये करता है फैट का। तो इस तरह से इन बातों को हमें ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कोश का अंगक हम देखते हैं, वो है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम के बारे में कल भी पढ़ा था नेक्स्ट इसके पूर्व के वीडियो में, कि ये ऐसा कोश का अंगक है, क्वेश्चन आता है एकमात्र कोश का अंगक जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक है लार्ज सब यूनिट, एक है स्मॉल सब यूनिट। बड़ी इकाई और दूसरी छोटी इकाई, इन दोनों से मिलकर के कंप्लीट एक राइबोसोम का निर्माण होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 70S राइबोसोम होगा, उसमें बड़ी इकाई कितनी होगी, और 80S होगा, उसकी बड़ी इकाई कितनी होगी और छोटी इकाई कितनी होगी। तो 70S में देखें हम 50S और 30S, ये दो से मिलकर के बना होता है। यदि हम इसका पॉजिटिव करते हैं, प्लस करते हैं, तो 50 और 30 80 होता है, लेकिन ये दोनों इकाइयां मिलकर के 70S राइबोसोम का निर्माण ही करती हैं। अदरवाइज हम अगर इनको जोड़ के लगा देंगे तो गलत होगा, ऑप्शन में 50 और 20 भी आएगा। इसी तरह से जो 80S प्रकार का राइबोसोम है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसकी लार्ज सब यूनिट है 60S और स्मॉल सब यूनिट है 40S। तो 60 और 40 कितना होगा, 100। 60 एंड 40 को प्लस करेंगे तो 100 होगा, बट 100 से मिलकर के वो 80S का निर्माण करेगा। और इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन फ्रॉम एमिनो एसिड। इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही ईआर जब न्यूक्लियस की सरफेस पर होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर होते हैं तो काम अपना ही करते हैं, प्रोटीन का निर्माण ही करना इनका कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइसोसोम। तो जब हमने गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा था, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में देखा था कि उसकी जो सिस्टर्नी है या वैक्यूल्स जो है, तो जो ट्रांजिशनल वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के, आपस में मिलकर के लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम एक सैकलाइक या गोल थैलेनुमा संरचना होती है। इसकी विशेषता ये है कि एकल स्तरीय या एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये खोज की थी इसकी डी डुवे ने, और ये गोल्गी काय के द्वारा ये निर्मित होता है। इसके अंदर 24 टाइप्स के, ये क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के एंजाइम इसके अंदर होते हैं, तो वो होता है 24 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो एंजाइम होते हैं अपघटनीय प्रकार के। ये कोशिका के अंदर कुछ अवांछित पदार्थ होता है या बेकार का मटेरियल आ जाता है, उसे हटाने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। लेकिन जो अपघटनीय एंजाइम है, कभी कभी इनका दबाव इनकी झिल्ली पर इतना अधिक हो जाता है कि ये खुद की झिल्ली को ही फाड़ के पूरी कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और सारे कोशिका अंगकों का पाचन कर लेते हैं, अर्थात सारे कोशिका अंगकों का भक्षण कर लेते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण अंतोगत्वा अंततः कोशिका मृत हो जाती है या मर जाती है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स, ये क्वेश्चन मेन आता है कि आत्महत्या के थैले किन्हें कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके बाद आता है नेक्स्ट कोशिका अंगक तारक काय या सेंट्रियोल। यह एक गोलाकार संरचना होती है जो केंद्रक के ऊपर और गोल्गी बॉडी के नीचे, केंद्रक और गोल्गी बॉडी के सामान्यतः बीच में ये पाई जाती है। मुख्य रूप से ये जंतु कोशिकाओं में होती है।
और जंतु कोशिकाओं में होने के कारण ये कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल या स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने में ये मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कोशिकांगक है वो है लवक या प्लास्टिड। ये प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांगक है जो सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक अ माने अनुपस्थित, वर्ण माने कलर, अर्थात वे लवक जो कलर लेस होते हैं, रंग रहित होते हैं, कोई कलर इसमें नहीं पाया जाता। पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। और वर्णी लवक ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली पहुंचता है और विभिन्न रंगों के होते हैं। पौधों के पुष्पों के रंगों के लिए या फलों के रंगों के लिए यही वर्णी लवक जिम्मेदार होते हैं। तीसरा लवक होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट इसे कहते हैं और ये पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करना हरित लवक का मुख्य कार्य होता है। ओके, और ये जो तीनों प्रकार के लवक हैं आपस में कभी कभी इंटरचेंज भी होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिर्ची का कलर पहले हरा है, उसके बाद में फिर रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, तो ये चेंज भी होते रहते हैं। तो इस तरह से ये 3 लवक हैं। लवक केवल पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में, जैसे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में था और लवक आपका पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये लवक पूरा डायग्राम है। डायग्राम में भी वो सारी चीजें होती हैं, देख सकते हैं जो अपन ने वहां स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। इसे हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और जितने भी कोशिका अंगक हैं उनको मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। अगर इसकी अपन निर्माण देखें तो इसमें प्रोटीन होती है 85%, आरएनए होता है 10% और डीएनए होता है 5%। इसमें 4 भाग होते हैं। एक होता है केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक को चारों ओर से कवर किए रहती है। दूसरा केंद्रक द्रव जो केंद्रक झिल्ली के अंदर लिक्विड पाया जाता है। तीसरा भाग होता है केंद्रिका और चौथा होता है क्रोमेटिन जाल। तो केंद्रक कितने पार्टों से मिलकर के बना होता है? 4 भागों से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो भरा रहता है, जिसे अपन गुणसूत्र कहते हैं। इसी टाइप से गुणसूत्र है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर ने 1875 में की थी और गुणसूत्रों की संख्या सभी जंतुओं में अलग अलग होती है। एक ही जाति के सभी जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, किंतु अलग अलग जाति के जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है एक बात का कि जैसे जो केंद्रक था तो केंद्रक की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी? 1831 में। बट इसके पहले 1781 में फोंटेना ने केंद्रिका की खोज की थी। मतलब केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाई जाती वो पहले खोज ली गई थी और उसी को पहले केंद्रक माना जाता था। बाद में जब देखा गया कि ये तो केंद्रक के अंदर का एक भाग है, तब वास्तविक रूप से रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और उसे केंद्रिका नाम दिया गया। तो इसे अपन डायग्राम से भी देखते हैं इस तरह से। जैसे ये केंद्रक है, 4 इसके पार्ट हैं। सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली, अंदर जो भरा हुआ है वो केंद्रक द्रव, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद न्यूक्लियोलस ब्लू कलर से जो बना हुआ है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, जिसकी खोज फोंटेना ने की थी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव और ये जो भरा हुआ है बीच में क्रोमेटिन जाल, यही बाद में गुणसूत्रों के रूप में हम इसको परिलक्षित करते हैं या स्टडी करते हैं। तो ये थी कोशिका की संरचना और उनके कोशिका अंगकों के या कोशिका के विभिन्न भागों के कार्य। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम साइटोलॉजी में अगले टॉपिक के साथ में आपके सामने होंगे। जब तक के लिए ऐसे पढ़ें।
पुराने वीडियो को देखें और एक दूसरे से लिंक करें। क्रम से ही पढ़ना है। क्रमबद्ध ज्ञान और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। पुराने वीडियो अगर नहीं मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रह के सही तरीके से पढ़ाई करें।